नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी हिमाचल की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। भारत लगातार विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी सैन्य शक्तियां पहले से ज्यादा मजबूत है और देश भर में, दुनिया भर में हम एक अलग छाप बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं विकसित भारत की दिशा में साल 2047 का लक्ष्य लेकर। इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आम नागरिक भी आगे आ रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। भारत की ये लंबी यात्रा है जिसका लक्ष्य भी काफी दूर है, लेकिन इसकी तरफ लगातार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अहम भूमिका हमारी भी है, अहम भूमिका आपकी भी है। पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया के स्तर पर, विश्व स्तर पर अपनी एक अलग छाप बनाने में कामयाब हुआ है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है, जिनके हाथ में तीसरी बार लगातार सत्ता सौंपने का अवसर देश की जनता ने उन्हें दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यकाल कैसा रहा है, हिमाचल प्रदेश से उनकी क्या कुछ यादें जुड़ी हैं और हिमाचल प्रदेश का प्रभार जब उनके पास हुआ करता था बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी, उस वक्त उनके साथ काम करने वाले तमाम नेता उनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसके बारे में आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सांसद कृपाल परमार जी मौजूद हैं। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या नाता रहा है, उसके बारे में अक्सर वो अलग अलग सार्वजनिक मंचों से बात करते रहे हैं, कहते रहे हैं और अपनी पुरानी यादें साझा भी करते रहे हैं। आप भी उन्हीं चुनिंदा नेताओं में से, चुनिंदा कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं जिन्होंने 90 के उस दौर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिमाचल प्रदेश में काम किया, संगठन को मजबूत करते हुए आगे बढ़े और आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन के तौर पर देश के साथ साथ प्रदेश में भी स्थापित हुई है। कार्यक्रम में हम आपसे आपके उन अनुभवों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो उस वक्त आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तत्कालीन भाजपा प्रभारी हुआ करते थे प्रदेश के, उनके साथ बिताए हैं। क्या कुछ ऐसी यादें, क्या कुछ अनुभव आपके उनके साथ रहे उस दौर में? लगभग 30 साल पहले मेरी आदरणीय मोदी जी के साथ पहली मुलाकात हुई थी, जब वो हिमाचल के प्रभारी बन के आए थे और नूरपुर में बाई इलेक्शन होना था, तो उसलिए उनका पहला दौरा हुआ और मैंने उनको पठानकोट के रेलवे स्टेशन पे रिसीव किया, नूरपुर लेके गए और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि प्रभारी के नाते वो जब भी प्रदेश के प्रवास पे आते, मुझे 20 बार उनके साथ सफ़र करने का मौका मिला। 3-3, 4-4 दिन का वो प्रोग्राम बना के आते, पठानकोट से रिसीव करते, धर्मशाला में बैठक होती थी, मंडी में बैठक, कुल्लू में बैठक, फिर शिमला और वापस फिर वो ट्रेन से दिल्ली रवाना होते। तो कालका तक का सफ़र मेरा उनके साथ रहता था। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब कोई पहली मुलाकात होती है तो आदमी उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि वो गुजरात से निकल के राष्ट्रीय स्तर पे आए थे और यहाँ से आते ही वो प्रदेश के प्रभारी बने, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था और मैं उनके सारथी के रूप में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पास मारुति 800 होती थी और मैं ड्राइवर के तौर पर, मैं और मोदी जी ने हज़ारों किलोमीटर सफ़र हमने इकट्ठे किया। सादगी के साथ रहते थे लेकिन अप टू डेट रहते थे, पहरावे में भी और जानकारी में भी। मुझे उनसे सीखने का बहुत मौका मिला और आज मुझे एक बात याद आ रही है, चाहे वो उसका ताल्लुक संगठन से नहीं है लेकिन संस्कार और संसार के साथ है। उन्होंने एक बार इस विषय पे मेरे से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कृपाल, शरीर में और संसार में जितनी व्याधें और विवाद हैं, व्याध मतलब बीमारी, जितनी व्याधें और विवाद हैं उसका कारण जुबान है। स्वाद और संवाद के कारण शरीर के और दुनिया के हालात बिगड़ते हैं और हमारे शरीर में भी जितनी व्याधें, जितनी बीमारियां हैं, उसका कारण भी जुबान है। तो 30 साल पहले उन्होंने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि आज भी वो सच साबित हो रही है। और यहाँ तक संगठन की बात थी,
वो निचले स्तर तक जाने की कोशिश करते थे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, उनके बारे में जानकारी हासिल करना, उनके जो मेमोरी थी बहुत शार्प थी, एक बार मिल लेते थे तो आदमी को भूलते नहीं थे। तो जब उन्होंने ये काम शुरू किया 96 में, और उनकी मेहनत के कारण ही मैं कह सकता हूँ कि 98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और वो किस तरीके से सरकार बनी, जैसे मिला जुला के बनी थी, उसके अगर मुख्य अगर कोई वास्तुकार था तो वो मोदी जी थे, जिसमें वो धूमल जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सरकार को चलाने का अनुभव हो, चाहे एक पार्टी को संगठित करने का अनुभव हो। और एक विशेष बात जो मेरे साथ घटी, वो मेरे घर आए, ट्रेन को जाने में थोड़ा सा समय था, तो मेरी बेटी लगभग 2.5-3 साल की थी। तो उससे जब बात करने लगे तो वो उससे बोला नहीं जाता था, तो उसको नाम पूछा तो उसका नाम साक्षी, तो साक्षी बोल नहीं पाती थी, वो ताती बोल रहे। तो मेरे को उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि डॉक्टर्स ने कहा है कि इसकी जीभ के नीचे एक सिस्ट है, वो लेकिन वो इतना बड़ा है कि उसको आप 6 साल से पहले उसको काट नहीं सकते, तो 6 साल बाद इसका छोटा सा ऑपरेशन होगा तो फिर ठीक बोलने लगेगी। तो उन्होंने पूछा कि 6 साल तक बच्चा ऐसे ही करता रहेगा, तो ये तो वो कम्प्लेक्स में आ जाएगी, इससे तो बोला नहीं जाता। मैं कह रही कम्प्लेक्स में तो है, बच्चे छेड़ते हैं इसको। वो कहते डॉक्टर ऐसे ही कहते हैं। उसने यहाँ से उठाया उसको और टेबल के सामने बैठा लिया और उसको बोला कि साक्षी मुंह खोलो। उसने मुंह खोला, उसके यहाँ पे गले पे थोड़ी देर मसाज की, फिर ऐसे पीठ पे हाथ मारा, कहते जा ठीक हो जाएगी। आप हैरान होंगे कि आधे घंटे में मैं उनको रेलवे स्टेशन पे गाड़ी में ट्रेन में छोड़ के आया, और जब मैं घर आया तो घर में सारे मोहल्ले के लोगों का, बच्चों का झंबट लगा था, और वो कह रहे थे भी साक्षी तो ठीक बोलने लग गई। मैंने उसी डॉक्टर के पास अगले दिन लेके गया कि जी आपने कहा कि सिस्ट है, जब बोल नहीं पाती थी, तो उसने कहा जी कि सिस्ट तो है ही नहीं, गायब हो गए। तो एक उनके स्पर्श से, ये एक ऐसी घटना है जिसको हिमाचल में बीजेपी के सब लोग जानते हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता कि कोई आदमी किसी को कहे कि जा तू ठीक हो जाएगा। तो फिर मोदी ने कहा कि एक ऐसा ही वाकया मेरे साथ मध्य प्रदेश में हुआ था। तो उनके कोई परिवार में कोई डिस्प्यूट था, तो मैंने कहा कि दिवाली से पहले पहले ठीक हो जाएगा। कोई शादी का डिस्प्यूट था, तो कहते जब अगली बार मैं गया तो वहाँ पे मेला लगा हुआ कि जी कि वो आप कह के गए तो ठीक हो गया। तो मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी साधारण व्यक्ति नहीं है। ये एक ऐसा युग पुरुष है, एक ऐसी भगवान ने हिंदुस्तान पे कृपा की है कि एक ऐसा युग पुरुष भेजा है जिसने हिंदुस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को नहीं, गिरते हुए हिंदुस्तान को सहारा दिया है। अर्थव्यवस्था से ही मेरा अगला सवाल था। जिस तरह से उन्होंने लक्ष्य दिया है 2047 का, विकसित भारत की एक परिकल्पना उन्होंने की है। विकासशील भारत, हम जब स्कूल में हुआ करते थे, हमारे पेरेंट्स स्कूल में हुआ करते थे, हमेशा से हम विकासशील देशों में अपने आप को गिनते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से, जब से वो सत्ता में आए हैं, एक लक्ष्य दिया है 2047 का, विकसित भारत बनने का और विकसित देशों की सूची में शामिल होने का। आपको लगता है कि इस लक्ष्य की ओर देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और क्या क्या वो आयाम हैं, क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे हम एक विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं? देखो, निश्चित रूप से उनका विजन जो है वो बड़ा क्लियर है, और जिसको दूरदृष्टि कहते हैं कि दूर से चीज़ों को भांपना और दूर तक चीज़ों को लेके जाना, उनमें कमाल की महारत हासिल है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है कि उन दिनों में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नाम भी अखबारों में सुनते थे कि कोई चीज़ होती है, लेकिन वो कहते थे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन इंडिया टुमारो, और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है भारत टुमारो, कि इससे हिंदुस्तान के आईटी से हिंदुस्तान के शहरों में क्रांति आएगी, और बीटी से हिंदुस्तान के गांव में क्रांति आएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण, एक घटना मेरे साथ घटी, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं उनके साथ सफ़र करता था, तो उनकी आदतों से परिचित था मैं। जब पहली बार हमने
बीट्रॉफ में उनको ठहराने का इंतज़ाम किया। तो पार्टी के हालात तो ठीक नहीं थे, पार्टी के पास इतने वो साधन भी नहीं थे, लेकिन वो पता नहीं कैसे पार्टी के लोगों ने किया, मुझे कहा कि पीटरहॉफ में ठहरना है। मैं भी पीटरहॉफ में पहली बार गया, और मैं ये कहूँ कि मैंने इतना बड़ा होटल अपने जीवन में पहली बार देखा है, तो वो भी गलत नहीं था। तो वहाँ जाके हम भी थोड़े रिलैक्स हो गए। तो मोदी जी आए कालका से, तो उनको छोड़ने गया कोई, मैं उनको हमने रिसीव किया, वहाँ पे बिठाया। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को जो देख के चलता है वही लंबा सफ़र तय करता है। और उस दिन जो उन्होंने कहा था वो आज भगवान उसको सच साबित कर रहा है। और उस वक्त इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ना वो थे ना मैं था। और उन्होंने कहा कि कल को हमने इस देश को और इस प्रदेश को संभालना है, अगर इतनी दूर भी सोच के नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा। आज मैं कहता हूं कि आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने जो आपका सवाल है कि विकसित भारत, मैं राज्यसभा में रहा हूं, मैंने सेंट्रल हॉल वहाँ का एक मिनी इंडिया होता है, सब लोग बैठते हैं, इंट्रा पार्टी सभी पार्टियों के लोग मिलके बैठते हैं। जब हम कभी बात भी करते थे कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा, हम क्यों नहीं काउंटर करते उनको? अगर हमें पता कि लॉन्चिंग पैड कहाँ है तो हम क्यों नहीं ध्वस्त करते? तो हमारे कांग्रेसी भाई कहते थे जी कि वो एक एटॉमिक पावर है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। और आज वही भारत है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार घुस के मार रहा है। आज वही भारत है जो इंडिजिनस मिसाइलों के साथ जो हमला हुआ है। ये ट्रंप क्यों बुखलाया हुआ है? क्योंकि वो हमला तो किया पाकिस्तान पे, चोट लगी अमेरिका को। जो नूर खान का एयरबेस पे उनका जो सामान पड़ा हुआ था, अब ब्रह्मोस की एक्यूरेसी देखो कि एक बाई 1 मीटर के रोशनदान से, बाकी कोई जगह नहीं थी वहाँ से बंकर ब्रस्टर बम के बिना हिट हो जाता। ब्रह्मोस ने जाकर उस रोशनदान से घुस के उनको तबाह कर दिया। तो ये जो विकास हुआ है जो पिछले 11 साल में, ये मोदी जी की सोच है। हमें मालूम है कि उन्होंने जब आते ही ये फैसला किया कि हम 300 आइटम जो डिफेंस की हैं वो नहीं खरीदेंगे, यहाँ बनाएंगे। तो आज भारत जो है वो विकसित भारत जो जिसको कहते हैं कि आत्मविश्वास से लबोरेज भारत दुनिया के सामने खड़ा है, उसके पीछे मोदी जी का जो संकल्प और दूरदृष्टि है, निश्चित रूप से उसका फ़ायदा भारत को मिल रहा है। और ये दूरदृष्टि आप उस वक्त भी देखते थे उनमें जब ये वहाँ पर हुआ करते थे। अभी सुरेश भारद्वाज जी हों, गणेश दत्त जी हों, जितने भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी हम लगातार संवाद करते रहे हैं और पीएम के साथ उनके बताए वक्त के बारे में बात करते रहे हैं। सुरेश भारद्वाज जी कहते हैं कि पीएम मोदी जब यहाँ हुआ करते थे तो उनका जो रवैया था वो किसी हेडमास्टर की तरह हुआ करता था। हेडमास्टर की तरह वो हम लोगों को करेक्ट करते थे, जहाँ पर खामियां हैं उनको ठीक करते थे, और संगठन के अंदर जिस तरह के लूप होल्स हुआ करते थे उनको सही करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आपको लगता है कि उनके आने से हिमाचल प्रदेश में जो राजनीति है, या खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, तो उसको एक नई दिशा मिली है, एक नई मजबूती मिली है? उससे पहले जो संगठन था और उनके आने के बाद का जो संगठन है, दोनों में क्या फ़र्क आप देखते हैं? निश्चित रूप से जब मोदी जी यहाँ पे आए 96 में, 98 में मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री बना था। उनको ढीले ढाले लोग पसंद नहीं थे कि जो लंबे समय से बैठे हुए हैं वो हट नहीं रहे हैं। उन्होंने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की और किया भी, और उसी का फॉल आउट हुआ कि हम 2 साल बाद जो थे वो सत्ता में आए। नहीं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बिकरिंग चलती थी 1958 के इलेक्शन से पहले, ज्वालामुखी में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक कांड हो गया था। उससे लगता नहीं था कि हम लोग फिर पैरों पे आ भी पाएंगे कि नहीं। और राजा वीरभद्र सिंह जी ने यही सोच के जो थे वो स्नैप पोल जो थे वो हिमाचल में करवाए थे। मिटन पोल हुए थे ना, 6 महीने पहले करवा लिए थे कि भारतीय जनता पार्टी में बिखराव है, हम इसमें से लेके निकल जाएंगे। ये
मोदी जी की कारागरी थी कि उन्होंने फिर से छोटे से समय में भारतीय जनता पार्टी को समेटा और उस इलेक्शन में लेके गए और हम लोगों की सरकार बनी। ठीक है। एक आप कल्चरल चेंज देखते हैं इंडिया में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो बदलाव आए हैं सांस्कृतिक तौर पर, चाहे अपना राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर दूसरे ऐसे सांस्कृतिक मुद्दे हों, आपको लगता है कि इस तरह के बदलाव पहले भी आ सकते थे लेकिन पीएम मोदी की सत्ता में आने के बाद उसमें एक रफ्तार आई है, एक गति पकड़ी है? नहीं, देखो, जैसे मैंने कहा ना कि वो व्यक्ति भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान की छाया तो है उसके ऊपर। ये जो 500 साल का पुराना विवाद, भगवान ने ये भी तय किया होता है कि किसके थ्रू होना था, ये हो सकता था। लेकिन मोदी जी का जो काम करने का तरीका है कि चीज़ों को, लक्ष्य को तय करना और निर्धारित समय में उसको पूरा करना। मैं जब विद्यार्थी परिषद में काम किया, मैंने 1982 में मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन ली थी, तो पहला नारा मैंने ये लगाया था कि धारा 370 हटाओ। और 1982 से लेकर 18 साल बाद मैं राज्यसभा में पहुंचा तो लगता नहीं था कि ये कभी हो पाएगा। और जिस दिन जो सुगबुसाहट शुरू हुई कि जी पार्लियामेंट में कुछ होने वाला है, अमरनाथ यात्रा सस्पेंड हो गई, एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस J&K में चले गए, तो क्यास लगने लगा था कि 370 पे कुछ होने वाला है। मैं राज्यसभा में रहा हूँ, मैं बड़ा एक्टिव, फ्लोर मैनेजमेंट में मेरा बड़ा एक्टिव रोल रहता था, तो मुझे लगता था कि हमारी यहाँ पे मेजॉरिटी है, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो बीजेपी पहले लोकसभा में बिल लेके आएगी, लोकसभा में पास करवाएगी, और राज्यसभा में नहीं होगा तो कहेंगे जी कि हमारा लोकसभा में मेजॉरिटी थी, हमने करवा दिया, हमने इच्छा शक्ति दिखाई कि हम आएंगे तो करेंगे, जब राज्यसभा में मेजॉरिटी होगी तो कर लेंगे। लेकिन मैंने अपना माथा पीट लिया जब राज्यसभा में अमित शाह जी खड़े हुए उसको बिल को लेके। तो उस दिन हुआ पता क्या था, एक बहुत बड़ा ग्रुप एमपीओं का विदेश टूर पर गया था। उसमें बीजेपी के कम थे, बाकी अलाइव के ज़्यादा थे। और जिस दिन वो बिल पेश हुआ उससे 2 दिन पहले वहाँ पे फ्लाइट नहीं थी वापस कोई। तो यहाँ तक मैनेज हुआ कि जो विरोधी सांसद हैं वो टूर पे चले जाएं और उस दिन वापस ना पहुँचे और हो जाए। तो ये एक मैं अंदर की बात बता रहा हूँ। मैं मेरे सांसद ने, जो वो वहाँ पे फंसे थे, उन्होंने बताया था कि हमें फ़ोन आए कि जी वापस पहुँचो, तो पहुँचेंगे, ऐसे फ्लाइट ही नहीं है। अपने सांसद पूरे कर लिए, उनके कम हो गए, और जब राज्यसभा में पास हो गया तो फिर 5 अगस्त का इतिहास है। एक रणनीतिक सोच आप मानते हैं इसके पीछे? कोई मैच नहीं है। आप व्यक्ति के तौर पर देख लो, आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर देख लो, आप एक बुजुर्ग के तौर पर देख लो, आप बीजेपी के लोग कह रहे थे कि हेडमास्टर हैं, मैं कहता हूँ कि आप एक थानेदार के तौर पे देख लो, जहाँ पे सख्ती करनी वहाँ करनी। और आज जो कश्मीर का स्वरूप बदला है, पूरे देश का स्वरूप बदला है। नहीं तो पहले जब हम एमपी थे तो पहले जाके ट्रेन के नीचे देखते थे यार कोई लवारिस बस्ती तो नहीं पड़ी हुई। आज हम बेखौफ अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है कि कैसे दुश्मनों को कैसे नकेल कसनी है। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो बहुत लोग कहते थे कि गुजरात से निकल के आए हैं, गुजरात के लोगों का डिफेंस में नहीं कम जाते हैं, तो डिफेंस और फॉरेन अफेयर हमारा डिस्टर्ब होगा। लेकिन इन 11 सालों में जितनी तरक्की डिफेंस ने की है और जितना दबदबा विदेशों में भारत का बना है, उसमें जो मोदी जी का नेतृत्व है उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। ठीक है। जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं, कुछ एक एस्पेक्ट है उनका जिसकी तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है, चाहे वो गरीब कल्याण हो, अलग अलग योजनाएं वो लेकर आते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की मजबूती हो, स्वरोजगार हो, डिजिटल इंडिया हो। आपको लगता है कि राजनीति से हट के देश के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और एक आम आदमी
देश को उभारने में, देश को आगे ले जाने में, प्रगतिशील बनाने में क्या किस हद तक भूमिका निभा सकता है, उस पे उनका ज़्यादा ध्यान रहा है। चाहे ये डिफरेंट पॉलिसीज़ लाना हो, गरीब कल्याण की अगर हम अर्थव्यवस्था की खास तौर से बात करें तो। देखो, ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। जब ये जनधन योजना शुरू हुई तो हम पे भी प्रेशर था कि गांव में जाओ, खाते खुलवाओ। तो मैं भी इस मत का था, मुझे भी लगता था यार बाकी तो मोदी जी की योजनाएं ठीक हैं, लेकिन जिस बंदे के पास पैसे ही नहीं है वो बैंक में करने क्या जाएगा और बैंक में खाता क्यों खुलवाएगा। बैंक वाले तो दुखी थे ही थे, पार्टी के वर्कर भी दुखी थे, और मैंने जो सोचा ये भी मुझे लगता था कि यार ये, लेकिन आज अगर हिंदुस्तान में गरीब कल्याण की, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे किसान निधि हो, उसमें अगर एक नए पैसे की भी करप्शन नहीं है तो उसमें मोदी जी की सोच थी कि उन्होंने पूरे लोगों के खाते दिए, और 1 रुपया डालते हैं तो 99 नहीं, 100 के 100 पैसा जो है वो जो व्यक्ति है उसके खाते में पहुंचता है। चाहे अब छोटी सी बात है कि गृहिणियों को गैस का चूल्हा मिला, लेकिन जिसने चूल्हे को फूका हुआ है, फूक मार मार के, उसको पता है कि गैस के चूल्हे की क्या कीमत होती है। तो ये जो योजनाएं हैं ये उनके जहन में थी, इसलिए उन्होंने आते ही उस पर काम करना शुरू किया। और मेरी तो यहाँ तक भी जानकारी है कि उन्होंने जब मेजॉरिटी मिल गई तो उनकी जो टीम है उन्होंने काम शुरू कर दिया था कि क्या क्या करना है, वो इंतज़ार नहीं करते। और मैं एक आर्मी अफसर जो मेजर जनरल रैंक के व्यक्ति थे, उनसे मेरा परिचय हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने जब मोदी जी से समय मांगा तो मुझे समय मिला सुबह 5 बजे का, सर्दियों के दिनों में। तो मैंने कहा यार ये भी कोई प्रधानमंत्री से मिलने का समय है। कहते जब मैं वहाँ पर गया तो पूरा ऑफिस लगा हुआ था और मोदी जी तैयार थे, मेरी पहली अपॉइंटमेंट थी। तो जो व्यक्ति सुबह उठ के 5 बजे काम करना शुरू करता है, रात के 12-12 बजे तक काम करता है, मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ कि उनको लंबी उम्र दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और उनके जन्मदिन पर मैं शुभकामना करता हूँ कि उनको हमारी भी उम्र लग जाए और वो ताउम्र जो है इस देश का प्रधानमंत्री बने, और ताकि उनका जो 47 का लक्ष्य है कि विकसित भारत का, उनके हाथों से बने और उनकी नज़रों के सामने बने, ये मेरी दुआ है। तो जाहिर तौर पर सभी देशवासियों की भी यही दुआ है, यही कामना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें लंबी उम्र मिले और देश को जिस तरह से 2047 के विकसित भारत का लक्ष्य लेकर वो आगे चल रहे हैं, अलग अलग आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं, अलग अलग योजनाएं वो लेकर आए हैं। जाहिर तौर पर उनके साथ साथ देशवासी भी, हर देश का नागरिक भी उनके इस लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद करेगा, उनका सहयोग देगा। और इसी कामना के साथ, इसी उम्मीद के साथ आज के इस खास कार्यक्रम अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। सर, आप इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आपको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल में बिताए उन लम्हों के बारे में इस कार्यक्रम के जरिए काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।